तो हेलो दोस्तों, हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। और इतिहास की बात करूँ तो दोस्तों आप सब जानते हो, राजस्थान का इतिहास छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा इतिहास ही राजस्थान का है। राजस्थान के इतिहास को देखा जाए तो मेवाड़ का इतिहास देख लो। ठीक है, मेवाड़ का इतिहास गुहादित्य से लेकर आपकी गुहादित्य से लेकर भूपाल सिंह तक है। ठीक है, एकीकरण के समय जो शासक था वो भूपाल सिंह। और वहाँ पर बात करें दोस्तों बीकानेर की, तो बीकानेर राव बीका से लेकर शार्दुल सिंह तक। ठीक है, तो मतलब कि छोटा मोटा आपका इतिहास नहीं है। उधर आपके अगर देखा जाए राव सिंहा से लेकर स्टार्ट है मारवाड़ का, इधर जोधपुर का दूल्हे राय तेजकरण से स्टार्ट है। ओके, जालोर का कीर्तिपाल से स्टार्ट है, अजमेर का अजयराज चौहान से स्टार्ट है। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा इतिहास है, तो इसे अपन कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो बीएसटीसी में अब तक पूछे जाते आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को यदि बार बार दोहराया जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा, मेरा मानना है। फिर भी आप लोगों के विशेष आग्रह पर, ठीक है, मैं कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें लाया हूँ, जहाँ से प्रश्न बने तो करके आ जाना। ठीक है, और यदि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा तो चलते हैं दोस्तों। मैंने सभी का लगभग सबका कवर कर लिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी छूट गया हो तो मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 से 5 दिन बचे हुए। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास सीधी सी बात है दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट था। क्या था? मेदपाट, परागवाड़। ठीक है, जो वर्तमान में क्या है, उदयपुर। पहली बात तो ये याद रखना। ओके, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, परागवाड़ या उदयपुर था। महाभारत काल में सिवी जनपद की राजधानी, ठीक है, जो सिवी जनपद कहा जाता था मेवाड़ क्षेत्र को, ठीक है, इसका नाम था सिवी जनपद और इसकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाई है आप लोगों की सभ्यताओं की, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ओके, गुहिल वंश। गुहिल वंश जो रियासत है वो कहाँ की है? मेवाड़ की। इसकी 2 शाखा है, रावल शाखा, राणा शाखा। कुल देवी है बाण माता, कुल देवता है एकलिंग जी। ये वंशज है रघुवंशी। ठीक है, इनका एक वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म रोत ही राखे करतार। यूं ही पूछ सकता है वो, जो दृढ़ राखे धर्म रोत ही राखे करतार, किस वंश की पंक्तियां है? तो गुहिल वंश की। ओके, चलो भाई, उसके अलावा बात की जाए तो इसके अंदर दोस्तों आपको याद रखना है गुहादित्य, गुहिलादित्य या गुहादित्य। ठीक है, ओके, इसमें क्या याद रखना है, क्योंकि गुहिल वंश का संस्थापक है। 566 ईस्वी में इसने क्या की थी? गुहिल वंश की स्थापना। ठीक है, गुहिलादित्य या गुहादित्य के द्वारा क्या की गई थी भाई? थोड़ा ध्यान रखना, 566 ईस्वी में। ओके, किसकी स्थापना की गई थी? गुहिल वंश की। तभी तो इसका नाम गुहिलादित्य, वजह से इसका नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश। ओके, राज्यभिषेक कौन करते हैं भाई? उंदरी गांव के भील सरदार द्वारा। थोड़ा ये याद रखना, उंदरी गांव का भील सरदार राज्यभिषेक करता है। ठीक है, थोड़ा गुहिलों का ये याद रखना। ओके, उसके बाद अगर जो याद रखोगे वो है बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल या कालभोज। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक तो गुहिलादित्य है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है आपके? कालभोज। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद कर दूं, ये है ना हरित ऋषि की गाय चराता था, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के जो शासक थे मान मोरी या मान मौर्य को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया था। ओके, थोड़ा याद रखना। ये राजधानी बनाता है नागदा, उदयपुर को। आर्ट्स एंड कल्चर की बात करूँ तो उदयपुर के अंदर सहज भाऊ यानी कि सास बहू का मंदिर है, सहस्र भाऊ का मंदिर है। प्रश्न यूं ही बन जाए, सहस्र भाऊ का मंदिर कहाँ है? तो नागदा, उदयपुर में। उसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने एकलिंग जी मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, मेवाड़ के सभी शासक स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान। तो प्रश्न बन जाए, एकलिंग जी का दीवान स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहाँ के शासक मानते थे? ठीक है, तो मेवाड़ के। ठीक है, तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? कैलाशपुरी, उदयपुर में। मेवाड़ में सर्वप्रथम 100 सिक्के सोने के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन के। इतना सा याद रखना, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी अगर प्रश्न बन सकता है तो बप्पा रावल से ये बन सकता है, सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। ओके, रावलपिंडी बसाया था बप्पा रावल ने। ओके, थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद तो इसके अंदर और हाँ, सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत करने वाला आलू रावल था। कौन था? आलू रावल। ओके, थोड़ा सा ये याद रख लेना। उसके बाद भी बात की जाए जेत्र सिंह की। किसकी? जेत्र सिंह की। चलो भाई, जेत्र सिंह की बात की जाए तो जेत्र सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ा है। जेत्र सिंह और किसके साथ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था दिल्ली का शासक। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? दिल्ली का शासक था। ये जब लूटने के लिए आता है दोस्तों गुजरात के सोमनाथ मंदिर को, ठीक है, तो भूताला का युद्ध होता है। ओके, तो जेत सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, ये याद रखना दोस्तों, याद रखने। और इसकी जानकारी जय सिंह सूरी की हमीद मर्दन से मिलती है। जय सिंह सूरी की जो पुस्तक है, कौन? हमीर मद मर्दन, इसमें मिलती है। ओके, और ये राजधानी चित्तौड़ को बना लेता है। किसको बनाता है? क्योंकि इल्तुतमिश की भक्ति से ना नागदो को लूट लेती है, तो इसने सोचा यार अब राजधानी को सेफ जगह होनी चाहिए, तो चित्तौड़ बना लेता है। ओके, थोड़ा याद रखना। उसके अलावा तो इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, तेज सिंह।
तेज सिंह के समय में इतना बता दूं आप लोगों को दोस्तों, इसकी पत्नी थी जैतल देवी, जिसके श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है चित्तौड़ में जैतल देवी ने। ओके, तो बस आर्ट्स एंड कल्चर में भी प्रश्न बन जाए आप लोगों का कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो चित्तौड़ में। इसी के समय आर्ट्स एंड कल्चर मैंने बताया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चून्य नामक चित्रित ग्रंथ है आपके, ठीक है, तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी का, आप देख सकते हो आपके नोट्स में मैंने लिखवाया है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट बात यदि की जाए तो उसके बाद आता है मुख्य रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ये भाई रावल शाखा का अंतिम शासक था। दो शाखा है, रावल शाखा राणा शाखा, तो रावल शाखा का अंतिम शासक है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है कोई पूछे तो एक तो पद्मावत, पद्मावत पुस्तक है मलिक मोहम्मद जैसी की अवधी भाषा में लिखी 1540 की, इसमें मिलती है दोस्तों, ठीक है। और खजाइनुल फतवे अमीर खुसरो की, जिसके अंदर आपका आंखों देखा वर्णन मिलेगा। ओके, उसके अलावा गोरा बादल री चौपाई है हेमरतन सूरी की, और कुमार पाल प्रबंध भी हेमरतन सूरी की, उसमें ये जानकारी मिलती है रावल रतन सिंह के बारे में। ओके, इसकी पत्नी थी दोस्तों आप लोगों, एक पत्नी थी नागपति और नागमती, और इसके अलावा एक पत्नी थी आपके पद्मनी। कौन सी? पद्मनी। सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। पिता गंधर्व सेन थे, माता चंपावती थी, भाई बादल और चाचा गोरा थे, ठीक है। ये अलग अलग जगह गलत मिलते हैं, ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस में। फिर ये तोता था हीरामन तोता, थोड़ा ये याद रख लेना। ओके, रतन सिंह के पास राघव चेतन नामक एक तांत्रिक भी था, जिसे दरबार से बाहर निकाल देता है। आप लोगों को कहानी याद होगी, है ना, ठीक है। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। इसके समय पर आप लोगों के क्या होता है, चित्तौड़ का क्या होता है भाई, कोई बताएगा कमेंट करके, चित्तौड़ का क्या होता है? चित्तौड़ का पहला शाखा, ठीक है, थोड़ा याद रखना। ओके, चित्तौड़ का प्रथम शाखा ये रहा, आ चुका है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी का, इतना सा याद रखना। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में। शासक रतन सिंह है, और सेनापति था गोरा व बादल, तो ये केसरिया करता है, जोहर करती है पद्मनी। 1600 महिलाओं के साथ आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या कर दिया? खिजराबाद। इतना सा याद रखने वाली बात है। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में, रतन सिंह, पद्मनी और सेनापति गोरा बादल, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, 1600 महिलाओं के साथ नाम बदलकर चित्तौड़ का कर दिया आपने खिजराबाद, खिजर खां अपने बच्चे के नाम पर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आता है हमीर देव सिसोदिया। हमीर देव सिसोदिया में इसके जो उपनाम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो विषम घाटी पंचानन कहा जाता है दोस्तों, देखो, हमीर देव सिसोदिया को। चौहान नहीं, ये चौहान नहीं है दोस्तों, ये मेवाड़ के है, मेवाड़ के सिसोदिया है, या ठीक है। ओके, तो मेवाड़ के शासक हमीर देव सिसोदिया को क्या कहा? हमीर देव चौहान, हमीर देव सिसोदिया, हमीर देव कछुआ, ठीक है, हमीर देव हाड़ा, तो कौन सा होगा? हमीर देव सिसोदिया। क्या बोला जाता है इसे? विषम घाटी पंचानन, विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है हमीर देव सिसोदिया को, ठीक है, विषम घाटी पंचानन। वीर राजा कुंभा की जो रसिक प्रिया है गीत गोविंद पर लिखी टीका, ओके, उसमें भाई हमीर देव सिसोदिया को वीर राजा कहा गया है, और इसे बोला जाता है मेवाड़ का उद्धारक। कैसे? मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है आपके हमीर देव सिसोदिया को, तो इसके उपनाम इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंगोली का युद्ध हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था 1336 में बांसवाड़ा में, ठीक है। सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में लड़ा गया हमीर देव और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। ये निर्माण करता है आपके अन्नपूर्णा माता का, बिरवड़ी माता का मंदिर, ठीक है, गुइलों की इष्ट दी हुई है चित्तौड़ में। ओके, इतना से याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है। चलो भाई, इसके अलावा बात की जाए तो आप लोगों के ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोकल, हाँ, कुंभा, कुंभा के बारे में जरूर प्रश्न बनते हैं, तो कुंभा का देख लेते हैं, ठीक है। कुंभा के पिता मोकल थे, माता थी सौभाग्य देवी, दादा थे लाखा। इसका शिल्पी था कुंभा का मंडन, आराध्य देव विष्णु, गुरु थे हीरानंद, ठीक है, और भी अलग अलग गुरु थे इसके, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, इसमें पिता का नाम मोकल है, माता का नाम सौभाग्य देवी है, शिल्पी है मंडन। ओके, और बाकी मैं बता दूं, राणा कुंभा सर्वाधिक उपाधि वाला शासक है, 108 उपाधियां इनको मिलती है, ठीक है। जानकारी कहाँ से मिली? कीर्ति, सर्वाधिक उपाधि वाला शासक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कब? इसके जो आपके रचक मतलब कि राइटर है वो है महेश वाथरी, ठीक है, महेश वाथरी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के, ओके, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, ठीक है। चलो भाई, इसके अन्य नाम है विनोद भारताचार्य, संगीतज्ञ होने के कारण, हाल गुरु, पहाड़ी के लोग का विजेता होने के कारण, राणा रासो, साहित्य का जानकार व विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, सेल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण चाप गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, ये इसके अन्य नाम में। दोस्तों देखो, 108 अन्य नाम में उपाधि है, तो आप सोच सकते हो, कुछ याद रख लेना जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा सारंगपुर का युद्ध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यूं बन सकता है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ?
सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में किस किस के बीच? एमपी मध्य प्रदेश में, सॉरी कहाँ हुआ, एक सबसे पहले तो याद रखना सारंगपुर का युद्ध कहाँ हुआ, तो सारंगपुर का युद्ध होता है मालवा एमपी में, ठीक है। मुगल के हत्यारों का शरण देना, कारण क्या था इस युद्ध का कि मुगल किसने दी थी? महमूद खिलजी ने मुगल के जो हत्यारे थे इसके पिता, कुंभा के पिता मुगल के हत्यारों को शरण दी थी इसलिए, ओके। तो ये क्या करता है महाराणा कुंभा, जो आपके पिता के हत्यारे चाचा मेरा की हत्या कर देता है और महमूद खिलजी के साथ युद्ध होता है। महमूद खिलजी को 6 माह तक मतलब जीत जाता है। कौन जीत जाता है? कुंभा। महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद में रखता है, बाद में रिहा कर देता है। और इसी जीत के उपलक्ष्य में, मतलब कि या तो आप बोल सकते हो सारंगपुर जीत के उपलक्ष्य में या मालवा जीत के, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, वो आपके राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करता है, क्योंकि विजय हुआ था मालवा युद्ध में, ठीक है। तो सारंगपुर के युद्ध में 1437 में, ठीक है। तो इस वजह से विजय स्तंभ बनाता है। बाकी विजय स्तंभ दोस्तों आप स्पेशली पढ़ सकते हो अलग से। कुंभा के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। ये पिछली बार बीएसटीसी में आपके प्रश्न बनाए 2022 में, किस शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुंभा। बाकी विजय स्तंभ के बारे में आप खुद देख लेना दोस्तों, मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये इसके अंदर फालतू डिटेल है, मतलब कि ये आर्ट्स एंड कल्चर से आते हैं ज़्यादातर। अगर देखा जाए तो दुर्गों में बनते हैं, दुर्गों से ये प्रश्न बन जाते हैं, ओके। बस इतना याद रखना, विजय स्तंभ हिस्ट्री के अंदर इतना याद रखना, विजय स्तंभ कब बनाया गया था, तो इतना जरूर याद रख लेना किस लिए बनाया गया था। जब कुंभा सारंगपुर युद्ध जीत जाता है महमूद खिलजी के खिलाफ, मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण कराया गया था? विजय स्तंभ का, ओके। बाकी इसके अंदर होने को बहुत सारी जानकारी। उसके बाद है आपके इतिहास का अवल बावल की संधि। क्या है दोस्तों? अवल बावल की संधि, देख सकते हो दोस्तों। अवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई? 1453 में मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ? मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा निर्धारित की गई सोजत पाली को केंद्र में रखकर। किसको? सोजत पाली को मुख्य बिंदु में रखकर किस आपके मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण, और कराने वाली कौन थी? हंसाबाई। तो अवल बावल की संधि किसने करवाई? हंसाबाई ने। किस किस के मध्य? कुंभा व जोधा के मध्य, कुंभा व जोधा के मध्य, ओके। तो थोड़ा ध्यान रखना, कुंभा व जोधा के मध्य। कुंभा की जो कुंभा का जो पुत्र है वो है रायमल। कुंभा का पुत्र कौन है? रायमल। जोधा की पुत्री श्रृंगारी। इन दोनों का क्या करवा देते हैं भाई? वो क्या करवा देते हैं? ब्याह, यानी कि शादी, ठीक है, विवाह करवा देते हैं दोस्तों, ओके। तो प्रश्न बन जाए अवल बावल की संधि कब हुई? तो 1453। किस किस के मध्य हुई? कुंभा व जोधा के मध्य। कुंभा कहाँ का शासक? मेवाड़ का। तो जोधा कहाँ का? मारवाड़ का। और किस किस के बीच में शादी? कुंभा के बेटे रायमल की जोधा की श्रृंगार देवी के साथ। मुख्य केंद्र क्या था? सोजत पाली, ओके। किसने करवाई? हंसाबाई ने। चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि क्या हुआ? जब सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी हार जाता है तो भाई ये गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास जाके एक संधि कर लेता है, भाई अपन दोनों भाई साथ में मिलकर लड़ेंगे। किसके साथ? कुंभा के खिलाफ, ओके। कुंभा के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये चंपानेर की संधि होती है 1456 में, ओके। कुतुबुद्दीन गुजरात का और महमूद खिलजी के पर, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों बदनौर के युद्ध में आ जाते हैं लड़ने के लिए। बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में 1453 के बाद 1456 में, देखो, ठीक है। 1456 में ही ये संधि करते हैं, ठीक है, और लड़ने आ जाते हैं। भीलवाड़ा में युद्ध होता है, बदनौर भीलवाड़ा में। एक तरफ तो कुंभा अकेला और उसके अलावा साथ में महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन और वर्सेस कुंभा। तो जीत किसकी होती है वहाँ पे? इस कुंभा की। और कुंभा इस जीत के उपलक्ष्य में फिर से कुशाल माता का मंदिर बदनौर में बना देता है। पहले सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में तो दोस्तों, मालवा विजय के उपलक्ष्य में तो आपके विजय स्तंभ बना देता है, और उसके बाद आपके बदनौर युद्ध के विजय के उपलब्धि में कुशाल माता का मंदिर बना देता है, ओके। थोड़ा ये याद रखना, ओके। ये देखो कुंभा द्वारा निर्मित किले और निर्मित मंदिर। एक तो कुंभलगढ़ बनाया है राजसमंद कुंभा के द्वारा, बसंतगढ़ बसंती किला बनाया है, ठीक है, सिरोही में। और अचलगढ़ बनाया है आपके सिरोही के अंदर। माचान दुर्ग भी बनाया है सिरोही में। मंदिर की बात करें तो कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनाया है, ठीक है। हाँ, एकलिंग जी का मंदिर थोड़ा ये भी याद रखना, ठीक है। चलो वो तो बाद में बताएंगे। इतना कुशाल मंदिर बनाया बदनौर भीलवाड़ा में। श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया आपके चित्तौड़ में, ओके। चलो भाई, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। निर्माण धर्मनक्शा जैन जो व्यापारी है, धर्मनक्शा जैन व्यापारी, उसके द्वारा कराया गया था, इतना याद रखना, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर का जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में जीजा साहब बघेरवाल, ये भी जैन व्यापारी, इसने करवाया था, इतना सा मैं बता दूं। हाँ, थोड़ा ये याद रख लेना, रणकपुर जैन मंदिर का अन्य नाम है चौमुखा मंदिर। और 1444 खंबे होने के कारण इसे स्तंभों का अजायब घर भी बोलते हैं, ओके। चलो भाई, राणा कुंभा के बारे में बात की जाए तो भाई देखो, इसके रचित ग्रंथ है संगीत राज, 5 भाग है इसके। संगीत, मीमांसा, सूर, प्रबंध,
कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर लिखी टेवा, जयदेवी की है गीत गोविंद। तो याद रखना संगीत राज किसकी पुस्तक है, प्रश्न बन जाए तो कुंपा की। ओके, वाद्य यंत्र वीणा है, संगीत गुरु सारंग व्यास्ते दरबारी है, इसके मंडन जो कि वास्तुकार है, बाकी राजवल्लभ है, वास्तुसार है, रूप मंडन है, देव मूर्ति प्रकरण है, प्रसाद मंडन है, ठीक है, ये दरबारी है। ओके, चलो भाई, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ, ये बस इतना सा याद रख लेना जितना अभी बताया, और याद मत रखना। और ये महाराणा कुंभा की जो पुत्री तो नहीं है दोस्तों, ये संगीतज्ञ थी, है ना, रमाबाई, ठीक है, इसका उपनाम बागेश्वरी है। ओके, अब बात करते हैं महाराणा सांगा की। तो महाराणा सांगा के पिता रायमल थे। ओके, इतना से याद रखना, दादा कुंभा थे, मतलब कुंभा के बाद शासक हुआ है रायमल, रायमल के बाद हुआ है सांगा। तो अगर बात की जाए इसकी उपाधि हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावशेष, महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, सैनिकों का भग्नावशेष। सांगा के युद्ध देख लो, खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का खातौली का युद्ध कोटा में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी, विजय सांगा की हुई है। ओके, उसके बाद राणा सांगा का जो युद्ध होता है, बांडी का युद्ध धौलपुर में, किसके साथ, वापस इब्राहिम लोधी के साथ वापस आता है एक बार और। ओके, धौलपुर, बांडी, धौलपुर। उसके बाद वापस एक बार देखा जाए, गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, झालावाड़, कहाँ पर, झालावाड़ में सांगा, इस बार इब्राहिम लोधी नहीं आता, महमूद खिलजी सेकंड आता है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट युद्ध ये दोनों है दोस्तों, बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ पर है, भरतपुर में, 16 फरवरी 1527 को होता है, भरतपुर में, किस किस के मध्य, सांगा के मध्य और बाबर की सेना के मध्य। ओके, तो इसमें क्या होता है भाई, जीत जाता है कौन, आपका सांगा, खानवा का युद्ध में। फिर उसके बाद होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है इसके एक महीने बाद, 16 फरवरी के बाद 17 मार्च 1527 को, रूपावास तहसील भरतपुर के अंदर, सांगा वर्सेस बाबर के मध्य। तो इस बार आपका सांगा पराजित हो जाता है, मतलब कि हार जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सहलदी तंवर यानी और खानजादा नागौर ने विश्वासघात किया था भाई, सांगा के साथ बाबर की सेना में मिल गया था, और इसमें जीत जाता है बाबर। ओके, इस जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। प्रश्न बन है, बाबर के द्वारा गाजी उपाधि धारण कब की गई, तो खानवा के युद्ध के बाद। ओके, उसके बाद खानवा युद्ध की में सहायता करने के लिए एक रस्म है, मेवाड़ की पाती परवन पत्र लिखकर सहायता मांगना, ठीक है, वो बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग राज्य के अलग अलग रियासतों के राजा आए थे, जो देख सकते हो आप। इसमें मुख्य है आमेर के पृथ्वीराज कछुआ आए थे, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे, और मारवाड़ के कुंवर मालदेव आए थे, गाराव गंगा के पुत्र, और बीकानेर के पुत्र कल्याणमल, जो कि जेरसी के पुत्र थे। इतना से याद रखना। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट बात की जाए तो इसकी सांगा के बारे में, बसवा दोसा घायल सांगा का इलाज हुआ, जहाँ पर सांगा का चबूतरा बना हुआ है बसवा दोसा के अंदर। ओके, ऐसा कहा जाता है इर्ची एमपी में सांगा को जहर दिया गया था, लेकिन बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया है कालपी यूपी में सांगा को जहर दिया गया था, और कालपी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो देख लेना अपने हिसाब से, वहाँ प्रश्न ऐसे प्रश्न वैसे विवादित होते आते नहीं है, फिर भी एक इरीच में एमपी में सांगा को जहर दिया गया, कालपी यूपी में सांगा की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ओके, चलो भाई, उसके अलावा बात की जाए मुख्य में बात करूँ तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ जो लगे मेरे को कि हाँ ठीक है वो ले लेंगे। हाँ, उदय सिंह इस वजह से बड़ा उदयपुर बसाया सबसे पहले तो, एक तो उदयपुर को बसाता है 1559 में, सबसे इम्पोर्टेंट। उदय सागर झील का निर्माण करता है 1559 में। ओके, जयमल व फत्ता इसके सेनापति होते हैं, जयमल व फत्ता, ठीक है। और अकबर का आक्रमण होता है इसके समय आपके 1567-68 में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ, 1568 में, इतना से याद रखना है। शासक उदय सिंह केसरिया करते हैं, जयमल व फत्ता कल्लाजी राठौर। ओके, जौहर फूल कवर फत्ता की पत्नी होती, आक्रमणकारी अकबर, ठीक है, इतना से याद रखना है आप लोगों को, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चलो भाई, इसके अलावा बात की जाए आप लोगों के, कर्नल जेम्स सिंह, ये भी नहीं, मतलब कि मैं वही चीज़ लूँगा जो आप लोगों के काम की है, उसके अलावा 1% भी ऐसी चीज़ नहीं लूँगा जो आपके काम की नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक आए वो है मेवाड़ के महाराणा प्रताप। कौन है, महाराणा प्रताप। ओके, इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। जन्मस्थली है कुंभलगढ़ कटारगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पर, कुंभलगढ़ कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ। ओके, बादल महल में, थोड़ा याद रखना। पिता थे इनके उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री थी, ठीक है, कौन, जयवंताबाई। और उसके बाद बचपन का नाम था महाराणा प्रताप का कीका। पत्नी अजबदे पंवार, रामरख पवार की क्या थी, पुत्री। ओके, नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के उपनाम में हल्दी घाटी का शेर,
पाथल पाथल कहने वाले हैं कन्हैया लाल सेठिया, और पीतल का है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, थोड़ा याद रखना इस बात का। और इनका नाम है मेवाड़ का केसरी, क्या बोलते हैं, मेवाड़ का केसरी। प्रथम बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होता है। प्रथम बार राज्याभिषेक कब होता है, गोगुंदा में, ओके। राम सिंह तंवर मौजूद थे ग्वालियर के, और भी शासक थे। दूसरी बार राज्याभिषेक होता है 1572 में, कुंभलगढ़ में राव चंद्रसेन मौजूद थे, दूसरी बार राव चंद्रसेन मौजूद थे, ओके। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया शिष्टमंडल, मतलब अकबर और प्रताप के मध्य विवाद था, तो अकबर ने सोचा क्यों लड़ा जाए, ठीक है, बिना लड़े ही महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए। देखो, जलाल खां कोरची 1572 में, बाकी तीनों 1573 में, है ना, जमा भट्टो, तो मानसिंह कछवा, भगवंत दास टोडरमल। जलाल खां कोरची, मानसिंह आया, पहले बेटा आया, फिर उसके बाद आया इसका पिता भगवंत दास है, ठीक है, भगवंत दास का पुत्र है मानसिंह, पहले पुत्र आया फिर पिता आया, उसके बाद आता है दोस्तों वित्त मंत्री टोडरमल, ओके, थोड़ा याद रख लेना। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब, 18 जून या फिर 21 जून 1576। दोस्तों अगर प्रश्न पूछेगा तो जून 1576 से पूछेगा, अगर आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों याद रख लेना, 18 जून और 21 जून 1576। हल्दी घाटी कहाँ है, राजसमंद में। उपनाम क्या है इस युद्ध के, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, किसने कहा, कर्नल टोड ने। खमनोर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, अबुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। प्रत्यक्ष दृष्टा मतलब आंखों देखा हाल इसने लिखा है भाई, गोगुंदा का युद्ध, ओके। तो थोड़ा ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली टोड, खमनोर का युद्ध अबुल फजल, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी। योजना, इसकी योजना, हल्दी घाटी की योजना प्रतापगढ़ ने कुंभलगढ़ में बनाई और अकबर ने मेघनेज किला अजमेर में बनाई थी, ओके। अब बात की जाए हल्दी घाटी की, तो महाराणा प्रताप आप आपको हल्दी घाटी का शेर बोला जाता है। सेनापति थे इसके हरावल सेना के, तो आपके हकीम का सूरी, ओके, एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, ओके। उसके अलावा चंद्रावल जो पीछे वाली सेना, हरावल यानी आगे वाली सेना, चंद्रावल यानी पीछे वाली सेना, तो पीछे वाली वह बड़ी सेना जो थी उसमें राणा पुंजा भील थे, एकमात्र भील जिनके नाम के से पहले राणा लगाने की अनुमति है, और उसके अलावा किसी भी भील के आगे राणा नहीं लगता है, ओके। कौन थे वो, राणा पुंजा भील। उसके बाद अकबर की तरफ से मानसिंह कछवा हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति। देखो भाई ये ध्यान रखना, मानसिंह कछवा क्या है, इसके प्रधान सेनापति है, ओके। हरावल सेना में जगन्नाथ कछवा ही एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है मानसिंह ही थे, मतलब सेनापति तो वही है, मुख्य सेनापति कौन है, आपके मानसिंह कछवा, ठीक है। लेकिन ऐसा हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया, जगन्नाथ कछवा ने। चंद्रावल जो सेना है पीछे वाली सेना, उसके मेहत्तर खां थे, कौन थे, मेहत्तर खां, ओके। अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाती थी मेहत्तर खां ने कि अकबर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के अन्य सहयोगी बहुत सारे, कृष्णदास सुंडावत, राम सिंह तंवर, ठीक है। घोड़ा का याद रखना दोस्तों, मानसिंह का हाथी है मर्दाना, मानसिंह के हाथी का नाम क्या है, मर्दाना, ठीक है। तो महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने के लिए अपने घोड़े को से ऊंची, घोड़ा दोनों टांगे पकड़ा होके, ठीक है, तो जब चढ़ता है तो मानसिंह का जो मर्दाना हाथी है उसकी सूंड पर लगी हुई, ठीक है, ये जो छोटी कटार से वो घायल हो जाता है, तो वो घायल हो जाता है, और फिर वो महाराणा प्रताप सिंह छोड़कर महाराणा प्रताप भी घायल हो जाते हैं, वो भी छोड़कर चले जाते हैं हल्दी घाटी को। तो ये घोड़ा चेतक है ना, जो इनका घोड़े का नाम क्या था, चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, इनका इसका स्मारक है बलीचा राजसमंद में, वहां जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है उसके घोड़े की, है ना। तो मर्दाना हाथी के, देखो मर्दाना हाथी की सूंड में लगे खंजर से घायल हो जाता है, एक हवा है, तो बलीचा राजसमंद में उसकी मृत्यु हो जाती है चेतक की, ओके। और हाथी की देखो लूणा व राम प्रसाद, अकबर ने नाम बदलकर, ये महाराणा प्रताप के हाथी थे लूणा व राम प्रसाद, इन्होंने, अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया, ओके। घायल प्रताप के बारे में बात करें तो इसका राज चिन्ह कौन है, झाला विदा, मतलब कि घायल प्रताप जब बाहर चला जाता है मैदान छोड़कर, तो भाई कोई ना कोई तो प्रमुख सेनापति लड़ेगा उसकी जगह, तो झाला बीदा, कौन लड़ता है, झाला बीदा। कोलियारी गांव उदयपुर में इलाज होता है महाराणा प्रताप का, इतना याद रख लेना, ओके। और तो इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद दिबेर का युद्ध राजसमंद, ये देख लेना, हल्दी घाटी के बाद दिबेर का युद्ध राजसमंद, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है ना दोस्तों, हाँ इसकी डेट अच्छे से याद रख लेना, मतलब पीछे की तो 1576 तो रट्टा मार ही लेना आप लोग, ठीक है। 1540 आपके ये एक तो महाराणा प्रताप को जो जन्म है आपके 9 मई 1540, ये याद कर लेना, और उसके अलावा 18 जून 21 जून 1576, है ना। और उसके अलावा आप लोगों के जो बदनौर का युद्ध है भीलवाड़ा का, वो देख लो, है ना, वो देख लेते हैं, सॉरी दिबेर का युद्ध,
दिवेर का युद्ध आपके राजसमंद का, ये देख लेते हैं 1582 का। ओके, तो दिवेर का युद्ध होता है। फिर उसके बाद राजसमंद, इसको बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, हल्दी घाटी को बोलते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ठीक है, और मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है दोनों को, उसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है हल्दी घाटी को, और मेवाड़ का मैराथन कहा है आपके दिवेर के युद्ध को। ओके, चलो भाई, उसके बाद बात की जाए तो आप लोगों के किस किस के मध्य हुआ, तो महाराणा प्रताप का जो बेटा था वही सेनापति था इसमें, अमर सिंह प्रथम। और उसके अलावा अकबर का सेनापति था सुल्तान खां। कौन था? सुल्तान खां। ओके, तो अमर सिंह प्रथम ने, ऐसा कहा जाता है इस युद्ध में अमर सिंह प्रथम ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े से चट्टान में रोक दिया था, मतलब कि जमीन के अंदर, ठीक है, भाले के। प्रश्न बन जाए, मेवाड़ का वह शासक जिसने, ठीक है, मेवाड़ का जिसने भाले सहित सुल्तान खां को, ठीक है, जमीन के अंदर रोक दिया था, वो कौन सा शासक था? तो अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप का पुत्र, है ना। इसमें महाराणा प्रताप विजय होते हैं, है ना। गौरव का प्रतीक है दिवेर का युद्ध, ठीक है, थोड़ा ये याद रखना। ओके भाई, जगन्नाथ कछुआ का अभियान अकबर द्वारा प्रताप के युद्ध भेजा गया अंतिम दूत है ये थोड़ा याद रखना। जगन्नाथ कछुआ अभियान 1584 में जाता है, ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, ये अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम था, ठीक, अंतिम दूत है। उसके बाद खुद नहीं जाते ये। उसके बाद थोड़ा याद रखना, 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करके, ठीक है, चावंड पर अधिकार कर लेता है, राजधानी बना देता है। चावंड को 19 जनवरी 1597 तक मृत्यु हो जाती है इसकी चावंड में। ओके, थोड़ा याद रखना। और छतरी बनी हुई है बारडोली केजड़ बांध के पास, 8 खंभों की बारडोली उदयपुर में। और स्मारक है हल्दी घाटी राजसमंद में है, फतेह सागर उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में है। ओके, तो जन्म 1540 में, राजा 1572 में, मृत्यु 1597 में। ओके, अब दोस्तों मारवाड़ के राठौर। तो दोस्तों मेवाड़ का लगभग कंप्लीट हो गया है। मुख्य मुख्य चीज़ें जहाँ से आप लोगों ने यदि पुराने प्रीवियस ईयर के टेस्ट अगर हल किए क्वेश्चन आंसर, तो आपको यहाँ से प्रश्न 100% है मिले ही होंगे। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मैंने पढ़ाया वहाँ से प्रश्न बने हैं या नहीं। ओके, अब बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ की। तो मारवाड़ के राठौड़ों का जो संस्थापक है वो है राव सिहा। राठौड़ों का जो मुख्य संस्थापक है, मेन ओरिजिनल, ठीक है, संस्थापक कौन है? राव सिहा है। ओके, मूल पुरुष बोल दो इसे, आदि पुरुष बोल सकते हो आप राव सिंह को। मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक है राव चुंडा। इससे पहले भी अपन ने पढ़ा था। मेवाड़ के गुहिलों का जो संस्थापक था वो था गुहिलादित्य, लेकिन वास्तविक संस्थापक था कालभोज, है ना, बप्पा रावल। उसके बाद बात की जाए राव सिंह की, तो राठौड़ वंश के संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है 1240 ईस्वी में। कहाँ पर? पाली के आसपास के क्षेत्र में। कहाँ पर की थी? पाली के आसपास के क्षेत्र में। ओके, और बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा इसमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट रणमल, नेक्स्ट है राव रणमल। राव चुंडा का जो बड़ा पुत्र था, राव रणमल कौन था? राव चुंडा का ये बड़ा पुत्र था, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था आवल बाउल की संधि 1453 में होती है ना, तो ये वो इसी की बहन थी, ठीक है, इसी की बहन थी हंसाभाई, ठीक है। तो हंसाबाई का विवाह होता है मेवाड़ के शासक के साथ। कौन था? लाखा के साथ लिखा हुआ है। राव चुंडा का बड़ा पुत्र था, बहन थी इसका हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह होता है राणा लाखा के साथ। मेवाड़ के शासकों के समकालीन है ये, किस किस के? लाखा के समय, ठीक है। और उसके अलावा लाखा तो इसका जीजा है, क्या है? जीजा। ओके, उसके अलावा मुकल, ठीक है, मुकल और कुंभा। ओके, थोड़ा ध्यान देना। अधिकतम समय मेवाड़ में व्यतीत किया है इसने, भाई साहब ने। ओके, और उसके अलावा बात की जाए, कुंवर चूड़ा के भाई राघवदेव की हत्या कर दी थी, ठीक है। कुंवर चूड़ा के भाई किसकी? राघवदेव की हत्या कर दी थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वहाँ का जो शासक था वो था आपके लाखा। कौन था? लाखा। ओके, लाखा के बेटे थे 3, ठीक है। एक तो था मुख्य कुंवर चूड़ा। कौन था? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा के बाद नेक्स्ट तो जो आपका था वो था राघवदेव, और जो हंसाबाई से हुआ था वो था मोकल, ठीक है। और जो इसका साला था वो रणमल था, सीधी सी बात है, ठीक है, हंसाबाई का भाई। तो क्या करता है ये कुंवर चूड़ा, तो कसम खा लेता है कि भाई मैं आजीवन राजा नहीं बनूंगा। मेवाड़ का भीष्म बोलते हैं अपन कुंवर चूड़ा को। ओके, उसके बाद जो राघवदेव है ना, ठीक है, ये इसे हटा देता है। ये चाहता है कि मेरी बहन का जो बेटा है, ठीक है, वो बने, ठीक है, मतलब कि मोकल बने राजा, तो वो राघवदेव की क्या करवा देता है? हत्या। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना। कुंवर चूड़ा के भाई कुंवर चूड़ा की राघवदेव की हत्या कर दी थी भाई, भारमली की सहायता से करता है। कुंभा ने फिर कुंभा क्या करता है? भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा देता है। इसकी हत्या किसने की? कुंभा ने। किसकी सहायता से? भारमली की सहायता से। चलो भाई, चलो, रानी कोडमदी थी इसकी, रणमल की रानी क्या थी? कोडमदे, जो कोडमदेसर बावड़ी बीकानेर में निर्माण करवाती है। फिर उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट राव जोधा, ठीक है, क्योंकि अपन जोधपुर मारवाड़ को जोधपुर से जानते हैं, और उसका जो स्थापना है ना, जोधपुर की स्थापना ही राव जोधा ने की है। चलो, रणमल का पुत्र है राव जोधा। जब हत्या हो जाती है पिता की तो ये भागता है,
रणबल की हत्या के बाद और कहोनी गांव में बीकानेर में क्या लेता है शरण, और उसकी माता वहीं बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करती है। मंडोर पर कब अधिकार करता है ये 1453 में, अक्का सिसोदिया आहाड़ा हिंगोला को पराजित करके। ओके, मंडोर पर थोड़ा ध्यान देना इस बात का। फिर उसके बाद मुख्य पूरी तरीके से बात की जाए तो आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा का निर्धारण किसने करवाई, हंसाबाई ने करवाई, मैंने बता दिया। मध्य किस किसके, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य पुत्री है इसके जोधा की श्रृंगार देव और राणा कुंभा का रायमल, दोनों का क्या कर देते हैं विवाह। ओके, नेक्स्ट बात की जाए राव जोधा की तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जोधपुर बसाया 12 मई 1459 को, 12 मई 1459 को बसाया। ठीक है, इसके 100 साल बाद उदयपुर की स्थापना हुई है, मतलब कि 1559 में उदयपुर की, याद रखना, बताया अभी मैंने आपको। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो राव जोधा ने। डॉक्टर ओझा के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर दशरथ ओझा कि मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक यदि कोई है तो वो कौन है, राव जोधा। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक यदि कोई है तो वो राव जोधा है। मृत्यु हो जाती है 1489 में। ओके, थोड़ा रानी जसमादे ने रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया मेहरानगढ़ में, इतना याद रख लेना। राव सातल देव राव जोधा का पुत्र है, ये सातलमेर जैसलमेर कस्बा बसाया इसने, है ना, जैसलमेर ने एक कस्बा बसाया। अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां से युद्ध किया, वो वीरगति को पराजित हो जाता है। ये आपको पता है जो गुड़ले खां नृत्य किया जाता है ना, वो किसकी याद में किया जाता है, वो आपके राव सातल देव है। कौन, राव सातल देव। ओके, इस बात को याद रखना। ओके, गुड़ले खां द्वारा मारवाड़ से लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था, ये जाके छुड़ा के लाता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है, घायल हो जाता है, फिर बाद में मर जाता है, तो उसी की याद में गुड़ला नृत्य। चलो भाई, राव सूजा, इसके बारे में मत याद करना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। गंगा को याद रखना, खानवा युद्ध में, खानवा का युद्ध होता है ना, ठीक है, उसमें सांगा की सहायता के लिए मालदेव है ना, ठीक है, मालदेव को 4000 सैनिक देकर भेजता है, मतलब राव गंगा का बेटा है मालदेव जो आएगा उसे भेजता है, खुद नहीं चाहता है कि बेटा तू जा खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए। ओके, इतना याद रखना। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी थी। मालदेव ने क्या किया, बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है, तो इसलिए मालदेव को क्या बोलेंगे अपन, पितरहंता शासक। तो राव मालदेव राठौर, इसकी उपाधियाँ देख लो, हसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकार क्या बोलते हैं, हसमत वाला शासक, हिंदू बादशाह, ठीक है, हिंदू बादशाह। उसके अलावा 52 युद्धों का विजेता बोला जाता है, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा है फरिश्ता के अनुसार, और बदायूनी है अकबर का दरबारी, ठीक है, वो बोलता है महान पुरुषार्थी राजकुमार, मारवाड़ का प्रथम पितरहंता। सिर्फ यहीं से प्रश्न बनेंगे, इतना सा जो आपके मैंने बताया है, अगर बनेगा तो इतने में से बन जाएगा। ओके, इसके अलावा नहीं बनेगा। चलो भाई, ये थोड़ा ये भी याद रखना, मालदेव का जो जेता, मालदेव के सेनापति है जेता व कुंपा। मालदेव विवाह करता है उमादे के साथ, ठीक है, उमादे वही जैसलमेर की राजकुमारी थी, लूनप्रन भाटी की पुत्री थी, इतिहास में से रूठी रानी या महासती के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बन चुका है पीएसटीसी में, ठीक है। ओके, सोजत पाली और मालकोट किला मेड़ता पोखरण किला जैसलमेर का निर्माण करवाता है। पाहिबा साहिबा का युद्ध होता है 1542 में। फलोदी का युद्ध भी बोलते हैं जोधपुर में होता है, क्योंकि मालदेव के सेनापति जेता व कुपा और बीकानेर के शासक थे राव जेत सिंह, ठीक है, तो राव जेत सिंह हार जाता है, मालदेव जीत जाता है। ओके, और तो राव जेत सिंह मारा जाता है, तो राव जेत सिंह का जो पुत्र है ना कल्याण मलूर शेरशाह सूरी के पास शरण लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद है गिरी सुमेल का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ है, पाली में, 5 जनवरी 1544 में। मालदेव राठौड़ के सेनापति थे जेता व कुपा। मालदेव तो सिवाना चला जाता है भाई, ठीक है, और शेरशाह सूरी युद्ध करने आता है, तो ये जेता व कुपा वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसकी सहायता कौन करता है भाई, शेरशाह सूरी की जलाल खां जूनानी। ओके, चलो भाई, शेरशाह सूरी के बारे में अपन को जाते इतनी ही रखना है याद, बट थोड़ा थोड़ा। राव चंद्र सेन मालदेव के राठौड़ थे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, उपनाम से मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और विश्वमित्र नायक, ऐसे प्रश्न बने हुए हैं बीएसटीसी में। कौन था मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, किसे बोलते हैं, राव चंद्र सेन को। किसका बेटा है भाई, ये मालदेव का। ओके, तो ये याद रखने ना। इसका भाई था राम उदय सिंह, अकबर के पास चले जाते हैं भाई, ये जैसे ही शासक बनता है। ओके, 1564 पर जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो गया था, थोड़ा ये याद रखना। चंद्रसेन को देखो, चंद्रसेन का एक है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मतलब कि ये भटकता रहता था, इसलिए इसे बोला गया है। तो इसके बारे में याद ज़्यादा नहीं, उसके बाद आ जाता है अपन आ जाते हैं उदय सिंह में। उदय सिंह को बोलते थे मोटा राजा, ऐसा बोलते हैं बहुत मोटा था, मतलब कि घोड़े पर बैठता था तो हंसते थे इस पर, क्योंकि बैठ नहीं पाता था मोटा होने के कारण, तो इसका नाम भी पड़ गया। अकबर इसे बोला करता था मोटा राजा, तो इसका उपनाम है मोटा राजा उदय सिंह। किसने दिया, अकबर द्वारा। मारवाड़ का प्रथम शासक है भाई जिसने मुगलों की अधीनता वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए है, मारवाड़ का। फोकस करना दोस्तों, मारवाड़ का है, ठीक है। ओके, मारवाड़ का प्रथम शासक है। उसके बाद पुत्री है इसकी जगत गुसाई। कौन है, जगत गुसाई, जिसे अपन मानी बाई भी बोलते हैं, ठीक है।
मानी बाई भी बोलते हैं, उसका विवाह होता है जहांगीर के साथ। अकबर का जो बेटा है जहांगीर, उसके साथ। और इन दोनों से जो पुत्र प्राप्त होता है वो होता है खुर्रम, जिसे अपन शाहजहाँ बोलते हैं। ओके। और ये भी याद रखना दोस्तों, ये जगत गुसाई है ना, इसे ही जोधाबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका उपनाम क्या है? जोधाबाई। ठीक है। और मारवाड़ चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ता है इस समय, क्योंकि शादी विवाह हो गया तो पड़ेगा। हाँ, और उसके अलावा बात की जाए तो इसके अंदर इतना नहीं है। अब इतना सूर सिंह में भी इतना याद रख लेना कि सूर सिंह को अकबर द्वारा सवाई उपाधि दी गई थी। देखो, इससे पहले आप लोगों को उदय सिंह को मोटा राजा और सूर सिंह को सवाई उपाधि। ओके। अब आ गया है दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। मैंने मुख्य चीज़ें कवर की है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? जांगल प्रदेश। तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। और प्रश्न बन चुका है, जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को। राजधानी थी अहि छत्रपुर नागौर। बीकानेर जांगल प्रदेश का जो पूर्वी भाग था वो सपादलक्स कहलाता था। सपादलक्स की राजधानी थी शाकंभरी। ओके। और बीकानेर के राठौड़ों की देवी थी करणी माता। अब इसका जो मुख्य शासक है वही राव बीका, राव जोधा का ये पुत्र होता है। ठीक है, थोड़ा ये याद रखना, बस इतना याद रखना है। ठीक है, जो राव जोधा का पुत्र कौन है? राव बीका। उसके अलावा जो मुख्य चीज है इसके अंदर वो है 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना करता है राती घाटी के अंदर। ओके। 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ की? राती घाटी में। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक बोल दो, इसे आदि पुरुष बोल दो, मूल पुरुष बोल दो। ओके। निवास इसका बीका जी की टोकरी। कहाँ पर? बीका जी की टोकरी, बीकानेर। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? बीकानेर। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर की स्थापना कब की गई? 1488 ईस्वी में आखा तीज के अवसर पर। संस्थापक कौन है भाई? बीकानेर के राव बीका। ओके। और कहीं कहीं आपको नेरा जाट भी मिल जाएगा, लेकिन राव बीका याद रखना। राव बीका ने सर्वप्रथम कोडमदेसर को राजधानी बनाई। राव बीका ने सबसे पहले कोडमदेसर को क्या बनाई? राजधानी। मैंने बताया कोडमदे कौन थी भाई? इसकी माता दी थी। ठीक है। ओके, ये दोनों साथ में ही भागे थे। चलो भाई, राव लूणकरण आता है, राव बीका का ये पुत्र होता है। इसकी जो सबसे फेवरेट जो चीज है पूछी जाने वाली वो है ये कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? राव लूणकरण को। कर्ण, लूणकरण, देखो पीछे न आ रहा है और इसमें न भी आ रहा है, तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को। ओके। चलो भाई, राव जयसिरो छंद में किसमें कहा गया? राव जयसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। ओके। ये नगर बसाता है कौन सा? लूणकरण सर बीकानेर के अंदर, जिसे वर्तमान राजस्थान का क्या बोलते हैं? राजकोट। क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट। ठीक है। और आप जानते होंगे राजस्थान का राजकोट, राजकोट कहाँ है? गुजरात में। चलो भाई, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लूणकरण सर मूंगफली के लिए। किसके लिए? मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है भाई राजस्थान में, इसलिए तो इसे राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। और एक चीज बता दूं, मूंगफली में सबसे पहले नंबर पर गुजरात है उत्पादन में। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। एक निर्माण करता है लूणकरण झील का। और उसके अलावा बात की जाए नारनौल में आक्रमण होता है 1526 में। तो ये इतना याद मत रखना, बस कलयुग का कण याद रख लेना। नेक्स्ट है भाई राव जयसी। राव जयसी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है। अभी आपको याद आ जाएगा कि जो मालदेव है ना, मालदेव वो हत्या कर देता है किसके? राव जयसी की। ओके। अभी चलो, उसके बाद खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा, मैंने बता दिया था। उसके बाद बात की जाए तो कामरान का आक्रमण होता है इसमें 1534 में बटनेर हनुमानगढ़ का युद्ध। और इतना भी मत याद रखना, आपको तो इतना याद रखना है कि खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजने वाला शासक कौन था? राव जयसी। बात करते हैं कल्याणमल की। ठीक है। कल्याणमल की बात करें तो शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर का शासक बनता है राव कल्याणमल। ठीक है। गिर सुमेल युद्ध में 1544 में शेरशाह सूरी की क्या की? इसने सहायता की है। गिर सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता करता है कल्याणमल। नागौर दरबार 1570 में भाग लिया किसने? कल्याणमल ने। बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास तीन चीज हो गई, 3 पॉइंट हो गए, एक तो मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। तो मैं आप लोगों से, आप लोग कमेंट में बताना मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन है? मारवाड़ में जोधपुर के जो उसकी अधीन मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक कौन है? और बीकानेर का तो अभी बता दिया राव कल्याण। ये तीनों का लिख दीजिए कमेंट में। अगर यदि आपको जयपुर का भी याद है तो जयपुर का भी लिख देना। अब बात करें दोस्तों इसके पुत्र राव कल्याणमल की, तो बस इतना याद रखना, इसके 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, मुगल दरबार में। ठीक है, जो चले गए थे मुगल दरबार में, और राय सिंह अगला शासक बनता है। ठीक है। और कलयुग का कर्ण बोलते हैं राव लूणकरण को, जिसे किसने कहा? भीटू सुजा ने। और राजपुताने का कर्ण किसे बोलते हैं? राय सिंह को। ठीक है, थोड़ा ये याद रखना।
राय सिंह को बोलते हैं मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार। ओके, पृथ्वीराज राठौड़ ये कल्याणमल का पुत्र होता है। 1570 में नागौर दरबार में 1570 में नागौर दरबार में गया था। ठीक है, अकबर ने इसे गागरोन यानी झालावाड़ दुर्ग दिया था। अपन झालावाड़ जिले के निवासी है, इसलिए मैं इसे अच्छे से बता रहा हूँ। पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का क्या था, पुत्र था। ओके, इसे 1570 नागौर दरबार में चला जाता है। अकबर इसे गागरोन की जागीर देता है, तो ये वहां पर रहकर बहुत सारे अच्छे काम करता है। ये वहां पर ठीक है एक रचना करता है बेली कृष्ण रुक्मणीरी डिंगल शैली में, जिसे दुर्सा आड़ा ने अपने 4 वेद है और 18 पुराण है, तो उसने कहा कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। ओके, कर्नल जेम्स ने कहा इसको पढ़ने के बाद 10,000 घोड़ों का बल शरीर के अंदर आ जाता है। ओके, कन्हैया लाल सेठिया ने की रचना में ठीक है पृथ्वीराज राठौर को पीतल कहा गया है, महाराणा प्रताप को पाथल। कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ के। ओके, उसके अलावा बात की जाए तो और डिंगल का हेरोस कहा है एलपी टेसीटोरी ने। ठीक है, मतलब नहीं समझे, जब एलपी टेसीटोरी जब राजस्थान आया और इसने ग्रंथ पढ़े तो इसने कहा भाई ये डिंगल का हेरोस है, मतलब उधर यूरोप में हेरोस करके कोई था वहां की भाषा का जो प्रसिद्ध, तो उसने इसको उसकी संज्ञा दी। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं देख लो, पातल पीतल, लीलन टास, मीजर धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। चलो भाई, महाराणा राय सिंह कल्याणमल का पुत्र है। इसमें इतना याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, राजपूताने का कर्ण, मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के। मुगल राज साम्राज्य का स्तंभ बोला जाता है इसे। ओके, राजेंद्र जो करमचंद वंशोत्कीर्तम है, ठीक है, जयसोम की रचना, उसमें से राजेंद्र कहा गया है। ठीक है, और उसके अलावा बात की जाए तो और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ण सिंह देख लो, कर्ण सिंह के अंदर उपाधि इसकी जंगलदर बादशाह की जो औरंगजेब इसको देता है। ओके, और मतीरेरी राज जो 1644 ईस्वी की, इसे याद रखना। जाखड़िया गांव नागौर का, व सिलवा गांव बीकानेर के मध्य जो ये मतीरेरी राज होती है, मध्य किसके, अमर सिंह नागौर के और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य, और लड़ाई हो जाती है मतीरे के चक्कर में, ये जो तरबूजा होता है ना उस टाइप का, और विजय होती है इसमें कर्ण सिंह बीकानेर की। ओके, और इसकी रचनाएं साहित्य कल्पद्रुम कर्ण सिंह की, और दरबारी विद्वान होते गंगाधर मैथिल, और भी बहुत सारे दोस्तों इनकी रचनाएं, कर्णभूषण, काव्य डाकिनी। अनूप सिंह याद रख लेना है ना, अनूप सिंह संगीत प्रेमी शासक है। ओके, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है, तो इतना याद रखना, अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का क्या है, स्वर्ण काल है। ओके, और ये औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार भी है। इसकी उपाधि है महाराजा माही भराती औरंगजेब द्वारा। ठीक है, उस्ताद कला के उस्ताद लाहौर से लाए थे अली रजा व रुकनुद्दीन। मथेराना कला को आला कला भी गीला, आला कला या आला गीला कला भी बोलते हैं। विद्वानों का जन्म जाता है कौन, अनूप सिंह। चलो भाई, अनूप सिंह की किताबें देख लो। अनूप सिंह के बारे में, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया जूनागढ़ में। ठीक है, ये भी याद रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाने वाला कौन है, आपके अनूप सिंह। कहाँ पर बनवाया, ठीक है, जूनागढ़ में। और उसके अलावा बात की जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, मंडोर में। ओके, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया। अनूप, इसकी रचना अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विनोद, अनूप विवेक। ठीक है, ये 3 याद रख लेना। दरबारी विद्वान ने भाव भट्ट, मणिराम, अनंग भट्ट। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अनूप सिंह के समकालीन आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य व पद्य में अनुवाद किया था भाई, आनंद राम के द्वारा। ओके, और तो इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों आमेर का कछुआ वंश। किस पर, आमेर के कछुआ वंश पर। तो प्राचीन काल में ढूढ़ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूढ़ार कहलाता था। ठीक है, प्रारंभ में मीणा जाती थी, बाद में यहाँ पर बड़गुजर भी रहा करते थे। बड़गुजर और मीणाओं को हराकर, ठीक है, हराकर चौहान यहाँ पर भाई शासन करने लग जाते। देखो लिखा हुआ है, तेजकरण या दूल्हे राय ने दोसांझ में बड़गुजरों को पराजित करे 1137 ईस्वी में कछुआ वंश की क्या रखी, नींव रखी। ओके, थोड़ा ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद नोट, कछुआ वंश भगवान श्री राम के पुत्र श्री के कुश के वंशज है, इसलिए कुशवा थे, इस वजह से वो कछुआ हो गए। ओके, तो इनके वंशजों को रघुवंश तिलक भी बोला जाता है। इनकी कुल देवी है कछुआ वंश की जमुवाई माता। ठीक है, जमुवाई माता। ओके, और उसके अलावा आराध्य देवी है शीला देवी। और इनका जो वाक्य है, यह तो धर्मस्तो जय। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का क्या मानते, दीवान मानते हैं। कछुआ वंश की राजधानी की बात करें तो पहली दौसा है जमवार, फिर दूसरी जमवार रामगढ़ सहायक राजधानी, फिर आमेर, फिर उसके बाद जयपुर। ओके,
उसके बाद बात की जाए तेजकरण, ये तो बस इतना याद रखना, कछवा वंश का जो संस्थापक है वो कौन है आपके 1137 ईस्वी में तेजकरण या दुलेराय। इसके अलावा कुछ भी मत याद रखना, याद रखो तो इतना याद करना ना, पुत्र कोकिल देव और जमवाई माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में निर्माण करवाता है कौन, तेजकरण या दुलेराय। प्रश्न बन जाए जमवाई माता जमवा रामगढ़ जिसे डूडार का पुष्कर बोलते, इसका निर्माण किसने करवाया, तेजकरण या दुलेराय ने, ठीक है, कोकिल देव इसका पुत्र है। उसके बाद बात की जाए कोकिल देव, ठीक है, 1207 में आमेर के मीणाओं को हरा देता है, ठीक है, जो आपके के दुलेराय तो बड़गुजरों को हराते हैं, और ये कोकिल देव जी है ये आपके आमेर के मीणाओं को पराजित कर देते हैं और राजधानी बनाते हैं आमेर, सॉरी राजधानी, हाँ राजधानी किसे बनाते हैं, आमेर को, किसे, आमेर को। ओके, अब मेरी बात सुनो, इससे पहले जो आया था इसे मैं बता दूं आप लोगों को, वो जब तेजकरण दोसा को जीतता है उसके बाद सहायक राजधानी जमवा रामगढ़ को बना देता है और वहाँ मंदिर बनाता है जमवाई माता का। उसके बाद उसका पुत्र कोकिल देव किसको बनाता है, आमेर को, अम्बावती नगरी, और वहाँ निर्माण करता है अंबिकेश्वर मंदिर भगवान शिव जी का। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट, यदि कोई अच्छा शासक है इंपोर्टेंट है तो वो है भगवंत दास, ठीक है, या भगवान दास बोल दो, भारमल का बेटा होता है। भारमल को भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, और भारमल वैसे तो बस इतना याद रखना, भारमल में इतना से याद रखना, भारमल आपके सबसे पहले राजस्थान में यदि मुगलों की कोई अधीनता स्वीकार करता है वो कौन होता है, आपके भारमल, कौन, भारमल। और अगर बात की जाए प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की राजस्थान में, तो आपके कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत है। वंश कौन सा है, कछवा वंश है, और शासक कौन सा है, भारमल है। भारमल का बेटा है भगवंत दास या भगवान दास, ठीक है। इसने अपनी बेटी मानबाई, ठीक है, इसे शाही बेगम बोलते हैं, इसे आप जोधा भी बोलते हो, और इसकी जो विवाह है ना, ठीक है, वो जहांगीर के साथ करता है, किसके साथ, जहांगीर, जिसे अपन सलीम बोलते हैं। ओके ओके, थोड़ा याद रखना। और दोस्तों सॉरी, ये नहीं है वो जोधाबाई, तो दोस्तों वो अलग है ना, ठीक है, वो जगत गुसाई है। ओके तो दोस्तों यही जहांगीर होता है, और जहांगीर जो जोधपुर का जो शासक है उदय सिंह की बेटी है, ठीक है, उसके साथ विवाह करता है ना, वो है, ठीक है। वो ये देखो लिखा हुआ है दोस्तों, साइड में मैंने लिख कर भी रखा है, देखो, जोधपुर के उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई मानीबाई जोधाबाई, इसकी भी शादी किसके साथ होती है, जहांगीर के साथ, और इन दोनों का पुत्र होता है खुर्रम यानी कि शाहजहां। और जब मानबाई जो कि भगवान दास की पुत्री है, ठीक है, हाँ, इसकी उपाधि है शाही बेगम, इसकी भी शादी होती है जहांगीर के साथ यानी कि सलीम के साथ। इसका पुत्र होता है, इसका जो पुत्र होता है वो होता है खुसरो, कौन, खुसरो, ठीक है। थोड़ा ये याद रखना, इतना से याद रखना, मानबाई को सुल्तानुन निसा बोलते हैं, ठीक है, खुसरो ने उपाधि दी थी सुल्तानुन निसा। ओके, और उसके बाद बात की जाए तो इसके अंदर इतना ये याद रखना है, तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने के लिए गए, मतलब कि 4 शिष्टमंडल गए थे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया 4 जने गए थे। तो मैं पहला गया था जलाल का खोरची, और दूसरे नंबर पे गए थे आपके मानसिंह, ठीक है, और तीसरे नंबर पे गए थे आपके भगवान दास, और चौथे नंबर पर गए थे टोडरमल। ओके, ये याद रखना। अब मानसिंह के बारे में इतना याद रखना, इसके पिता भगवान दास थे, इनका जन्म मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। ओके, 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चले जाते हैं, सर्वाधिक लंबे समय मुगलों की सेवा करने वाला शासक है। फरजंद की उपाधि दी थी, फरजंद यानी बेटे की तरह, अकबर द्वारा। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे 7000 मनसबदार, ठीक है, अकबर के द्वारा दिया गया था 7000 का मनसबदार, ठीक है। और चौहानों में सबसे ज्यादा मनसबदार इसलिए कोई दिया गया है, ठीक है। ये अकबर के 9 रत्न भी लिखे हुए, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन, मानसिंह, मुल्लादो प्याजा, हाकिम खा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद नहीं रखना है, ये आपके काम का नहीं है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखा जाए तो मानसिंह के बारे में, मानसिंह रणथंबोर अभियान पर गए थे, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए थे। उसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति के रूप में थे, इतना याद रख लेना। उसके अलावा बात करें मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम भी बोल सकते हो, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी, ठीक है। उसमें याद रखना है इनका शासनकाल, ठीक है, 46 वर्षों तक का है। सबसे ज्यादा मुगल सेवा तो किसने दी, आपके मानसिंह ने, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल अगर जयपुर के शासकों में देखें तो वो किसका है, आपके वो है मिर्जा राजा जयसिंह का, 46 वर्षों का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक है। ओके, समकालीन है शाहजहां के, औरंगजेब के। निर्माण करते हैं जयगढ़ किला का, जो कि ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है ना दोस्तों, जयगढ़ किला वही जयपुर का। ओके, ये याद रखना। काकिलगढ़ जिसे चील का किला भी बोलते हैं, संकटकालीन किला भी बोलते हैं। ओके,
इसके अलावा आप लोगों को इसमें पुरंदर की संधि देख लो दोस्तों, इसके बहुत सारे अभियान मत याद करना आप लोग, ठीक है, और ना ही देखना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन लीजिए, वही काफी आप लोगों के लिए। ओके, अब ये सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है, सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में याद रखना, सर्वाधिक मुगल बादशाह के समकालीन है, 7 मुगल बादशाह के समकालीन यदि कोई है तो जयसिंह सेकंड है। जयसिंह प्रथम तो दोस्तों 3 के हैं और ये जयसिंह सेकंड कितने, 7, ठीक है। ओके, क्योंकि आ रहे थे एक एक 2 साल में शासक बन रहे थे, हट रहे थे, इसलिए। चलो भाई, उसके बाद इसके अंदर इतना याद रखना दोस्तों, देबारी समझौता, ठीक है, जयसिंह सेकंड के समय देबारी समझौता 1708 में कहाँ होता है, उदयपुर में। मेवाड़ का शासक था अमर सिंह सेकंड और आमेर का शासक था सवाई जय सिंह, और इसके अलावा मारवाड़ का अजीत सिंह। तो क्या होता है भाई, मेवाड़ का शासक अमर सिंह की पुत्री चंद्रगौरी का विवाह किसके साथ तय होता है, जय सिंह के, सवाई जय सिंह के साथ, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जो पुत्र होगा सवाई जय सिंह का, ठीक है, वही अगला शासक बनेगा, कौन, माधो सिंह। ओके, इतना सा याद रखना, ये देबारी समझौते में कहा गया था। ओके, ठीक है। उसके अलावा देबारी समझौता देखो, इसमें लिखा हुआ है अमर सिंह सेकंड की पुत्र चंद्रगौरी और सवाई सिंह का जो विवाह होगा उसके जो पुत्र होगा वो था माधो सिंह, ठीक है। जयपुर नगर की स्थापना की सवाई जयसिंह सेकंड ने, ठीक है, किसने, सेकंड ने। ओके, 18 नवंबर 1727, आपको इतना याद रखना है, 1727। बाकी मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ स्थापनाओं की सवाई जयसिंह के द्वारा। ओके, और उसके अलावा इसके जो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है। ओके, आधुनिक निर्माता कौन है, जयपुर के मिर्जा इस्माइल। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर है जयपुर। ओके, विशव भबर ने कहा है जयपुर नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। ओके, अब आता है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह में आपको इतना याद रखना है दोस्तों, इतना सिर्फ हवा महल का निर्माण करवाया है, ठीक है। जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया है, आपके सवाई प्रताप सिंह ने। कितने मंजिला है, 5 महिला, किसके जैसा है, श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा, वास्तुकार लालचंद उस्ता है। ओके, देखो इस 5 जो मंजिल है उसके 5 के नाम है, पहले का नाम है शरद महल या प्रताप महल, या फिर शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। ओके, अब देखो दोस्तों चौहान राजवंश। ओके, चौहान राजवंश में देखो सांबर में चौहान वासुदेव, सांबर में अगर चौहान की बात करें तो सबसे पहले सांबर में बसे आके ये, तो चौहान सांबर में चौहानों में देखा वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहानों की क्या की स्थापना। उसके बाद बात की जाए तो नाडोल के चौहान में लक्ष्मण सिंह के द्वारा 960 ईस्वी में स्थापना की गई है नाडोल में। अजमेर में चौहानों की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा की गई। अब नाडोल से 2 भागों में बढ़ गए, एक तो अजमेर और एक जालोर और बूंदी। तो जालोर में करता है कीर्तिपाल 1181 में चौहानों की स्थापना, बूंदी में करता है देवा 1241 में चौहानों की स्थापना, सिरोही में चौहानों की स्थापना करता है लुम्बा चौहान 1311 में, कोटा के चौहानों की स्थापना करता है माधो सिंह 1631 ईस्वी में। और इधर बात की जाए अजमेर के चौहानों से आपके बनता है रणथंभौर के चौहान जो कि गोविंद राज के द्वारा 1194 में। ये टेबल याद कर लेना, पिछली बार यहाँ से प्रश्न बना था। कोटा में चौहान, कोटा की स्थापना किसने की, माधो सिंह ने। इस बार रणथंभौर की पूछ ले या फिर आपके जालोर की पूछ ले, तो जालोर के चौहान सोनगढ़ा चौहान कहलाते हैं, सिरोही के देवड़ा चौहान कहलाते हैं, कोटा और बूंदी के हाड़ा चौहान कहलाते हैं। ओके, मुख्य चीजें देख लो, सांबर के चौहान वासुदेव चौहान, ठीक है। चौहान राजवंश के वही संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। स्थापना कब की, 551 में, कहां पर, सांबर, सपादलक्ष, अही, छतरपुर, नागौर में। निर्माण किया वासुदेव चौहान ने सांबर झील का, ठीक है, जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। ओके, शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया वासुदेव चौहान के द्वारा। देवयानी तीर्थ स्थल का निर्माण भी किसने कराया, तीर्थों की रानी का निर्माण आपके वासुदेव चौहान ने। ओके, बिजोलिया शिलालेख याद रखना, बस आप कहाँ का है ये आप, ठीक है, इतना सा याद रख लेना। और उसके बाद बात की जाए आपके अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों की स्थापना करता है आपके अजयराज। ओके, देखो नगर बसाया अजयराज 1113 ईस्वी में। निर्माण किया अजयमेरु दुर्ग का, जो अभी वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं, 1113 ईस्वी में। राजधानी बनाया अजमेर को, ठीक है। सिक्के चलाए श्री अजय देव के नाम पर, वह लक्ष्मी का चिन्ह था उसके अंदर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है पत्नी सोमलेखा के नाम से भी सिक्के चलाए थे इसने, ठीक है। ये रानी ने कहा सोमलेखा ने, क्या यार आप अपने ही नाम पर सिक्के चलाते हो, मेरे नाम पर भी चला। तो इतिहास की फर्स्ट रानी है ये, प्रथम रानी जिसके नाम से सिक्के चले, कौन, सोमलेखा, अजयराज की पत्नी। ओके, थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अलावा ये इनमें और तो इसका जो पुत्र था वो अर्णोराज था, ठीक है। तो अर्णोराज के बारे में याद रखना कि अनासागर झील जो अजमेर में और वराह मंदिर पुष्कर में उसका निर्माण करवाया, ठीक है। अर्णोराज ने पुनः निर्माण करवाया है, ये भी याद रखना दोस्तों, वराह मंदिर का। और ठीक है, मूर्ति और बाकी तो ज्यादा नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पुष्कर में पुनर्निर्माण करवाया है, बहुत सारी चीजों का इन्होंने। अब उसके बाद बात की जाए तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके अर्णोराज चौहान में दरबारी विद्वान थे इसके देवघोष, धर्मघोष, ठीक है। और तो इतना नहीं है, बाकी आप लोग
इतना याद कर सकते हो। और जगदेव ने अपने पिता, इसका जो पुत्र बेटा था जगदेव, उसने क्या करा, अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या। तो ये याद रखना, जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। जगदेव चौहानों का पितृहंता है, ये शासक बन जाता है फिर, ओके। लेकिन फिर ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ठीक है। फिर बनता है नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट शासक है, विग्रहराज चतुर्थ। इसका अन्य नाम है दोस्तों बिसलदेव, जो जयानक ने कहा है इसे बिसलदेव, ठीक, सॉरी बिसलदेव इसका अन्य नाम है। इसकी उपाधि है कवि बांधव, जो जयानक में मिलती है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय है ना इस जयानक की, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता है जयानक, उन्होंने कवि बांधव कहा है विग्रहराज चतुर्थ को, जिन्हें बिसलदेव भी कहा जाता है, ओके। तो इनके काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। कलम कटार कला का काल कहा जाता है, मतलब कि इनके काल में कलम का भी हुआ है, साहित्य का हुआ है, कटार का हुआ है और कला का भी हुआ है, चित्रकला का। दरबारी कवि थे सोमदेव, ललित विग्रहराज उन्होंने लिखा सोमदेव ने, नरपति नाले ने बिसलदेव रासो लिखा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों वेरी इंपोर्टेंट है सबके लिए, ओके। चलो, राजधानी दिल्ली। और उसके अलावा बात की जाए तो पराजित किया इन्होंने किस किस को, गुजरात के कुमार पाल को, कन्नौज के विजय सिंह को, दिल्ली के तंवर तोमर को। इतना याद नहीं रखना है आप लोगों को, बस मुख्य चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसमें ये याद रख लेना, चौहानों का स्वर्णकाल, ओके। सोमदेव, ललित विग्रहराज, नरपति नाले, बिसलदेव रासो। नेक्स्ट बात की जाए विग्रहराज चतुर्थ की, तो ये है इंपॉर्टेंट। संस्कृत जो कंठाभरण पाठशाला है अजमेर के अंदर, उस जो है उसे कुतुबुद्दीन निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 28 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया वहां पर, ओके। तो 28 दिन का झोपड़ा को राजस्थान की प्रथम मस्जिद या अधूरी मस्जिद कहते हैं, ओके। उर्स लगता है पंजाब शाह का अन्य नाम है 16 खंभों का महल। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी धर्मघोष सूर्य के कहने पर एकादशी के दिन वध पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जरूर इंपोर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ की रचना है हरिकेली, अर्जुन शिव के मध्य जो संवाद हुआ था उस पर आधारित है ये, ओके। और तो बाकी इतना इंपोर्टेंट है। सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान याद रखना, किसके पिता, अनुराज, ठीक है। और बात की जाए तो माता कांचन देवी, इसमें भी इतना याद दे रखना है। आप तो पृथ्वीराज तृतीय देख लो, ओके। पृथ्वीराज तृतीय भी किसके पिता भी सोमेश्वर के है ना, सोमेश्वर का बेटा है ये, ओके। इसमें इतना याद रखना, इसकी उपाधि दल पुंगल यानी विश्व विजेता, राय पिथौरा, ठीक है, गार्जिस्पति, अचूक निशानेबाज, ओके। इतना सा याद रख लेना। और पृथ्वीराज के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट वो है, इसके अंदर ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के जो मध्य संघर्ष हुआ था, ये वाला इम्पोर्टेंट है। मतलब कि तराइन का प्रथम युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज तराइन का प्रथम युद्ध तो कहाँ हुआ, ये करनाल हरियाणा में 1191 में, ठीक है। तबर हिंद मत पर, तबर हिंद यानी बठिंडा पंजाब पर गोरी का कब्जा, ठीक है। मध्य किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। कौन जीतता है, पृथ्वीराज तृतीय, है ना, ठीक है। चौहान, मोहम्मद गोरी हार जाता है, ओके। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। इस बार मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ओके। थोड़ा ये भी याद रखना। और जो गोरी का दूत होता है वो होता है एनिल मुल्क मुल्तानी, मुल्क मुल्तानी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा है वो नाट्य रंबा है, और जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है वो है चेतक, ठीक है। ये याद रख लेना। चंद्रबाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ठीक है, गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को गजनी में कैद कर दिया और आंखें फोड़ दी, ओके। कहानियां है दोस्तों, आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद आप लोग देख लो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय में अंतिम हिंदू सम्राट है भाई ये, चंद्र बरदाई इसकी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। जयानक की पृथ्वीराज विजय, इतना याद रख लेना। पिथौरागढ़ किला जो दिल्ली का है वो इसका निर्माण करवाता है। और उसके बाद है रणथंभौर के चौहान, इसमें इतना याद रख लो, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है, आपके गोविंद राज, ओके। हाँ, ये जरूर देख लो अगर लिखना चाहो तो। रणथंभौर कहाँ के, सवाई माधोपुर के। चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में, चौहान वंश के संस्थापक कौन है, गोविंद राज, ओके। अब नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें हमीरदेव चौहान है, इसमें इतना सा याद रखना हमीरदेव चौहान के बारे में, ठीक है। हमीरदेव चौहान के समय क्या होता है भाई, जलालुद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण होता है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण 1290 में जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। रणथंभौर की कुंजी है जाहिन दुर्ग। जलालुद्दीन खिलजी पर रणथंभौर दुर्ग का आक्रमण 1291 से 92 में सफल रहा है, ये याद नहीं रखना है आप लोगों को। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर से अपना घेरा में कहा, इसमें से मतलब जब सीधी सी बात है, जब जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, आपके रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाता है तो वो कहता है मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा था, इतना याद रखना, रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ओके। उस समय शासक होता हमीरदेव चौहान, ठीक है।
ओके, फिर बात की जाए जालोर के चौहानों में, तो जालोर का प्राचीन नाम जवालीपुर है। ओके, जालोर के चौहानों का संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। देखो, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान कहाँ से आए थे? नाडोल से आए थे। इसकी उपाधि मनोहर नैन्सी ने दी है, कीतु एक महान राजा। सुंदाबी लेख में से राजेश्वर कहा गया है। मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को क्या किया है? इसने पराजित किया है। ओके, बस इतना सा याद रखना है दोस्तों। अब होने को तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने पहले भी बता दिया आपको, इतिहास बहुत है। क्या है? इतिहास में कोई कमी ही नहीं है आप लोगों के। ओके, अपने वो चीज देखी है जो शायद प्रश्न में पहले प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछी गई है, सभी एग्जामों में, सिर्फ बीएसटीसी में नहीं। तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि बना देता हूँ एक वीडियो। अगर आ जाए 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए, 4 भी आ जाए और सही आप इनमें से ही बैठ जाए तो आप करके आ जाओ, आप लोगों को फायदा होगा। तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी मैं पीडीएफ आप लोग बता देना, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। जिसको चाहिए वो मेरे कॉन्टेक्ट है 6367988913, वो बोल देना, मैं उसे सेंड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, सपोर्ट करना दोस्तों, है ना। आप लोगों को सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी तैयारी यूट्यूब पर ही करा दूंगा, विद आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, हार नहीं मानना है दोस्तों, हार नहीं मानना है। 28 तारीख को एग्जाम है, 28 अगस्त को। हार मत मानो, पॉजिटिव रहो, आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको सिलेक्शन से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रोकेगा तो आपको स्वयं खुद रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेहनत जारी रखो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।